फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 है क्लास 7th का वन हमारी जीवन रेखा। इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने गए और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्हें शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। जिस समारोह में उन्होंने भाग लिया था, जो बच्चे थे वो उसके बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो अब बच्चे क्या करते हैं, भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हेडलैम्प, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ कहाँ जाते हैं? ये जो वन दिख रहा है आपको, इस वन में जाते हैं। गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गईं। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया। उन्होंने शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशान हो सकती। उसने कहा कि जो हम शोर कर रहे हैं उससे जो वन में जंतु रहते हैं वो परेशान हो सकते हैं। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना रखा था। यद्यपि देखिए, आपको ये दिख रहा है ना, हरा आवरण सा बना हुआ है। ये एक, यहाँ कहीं जमीन तो दिख ही नहीं रही है, ऐसा बच्चों को दिखा था। यद्यपि देखिए, ये पिक्चर है जंगल में रहने वाले जानवरों की। कुछ वन्य जंतु समान रूप से हरा नहीं था। वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशेष ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि वराह या सुअर, गौर, बाइसन
गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवास के रूप में पढ़ा था। जो वन होते हैं वो आवास के रूप में भी होते हैं। देखिए, ये रहे पेड़ पे बंदर हैं, लंगूर हैं। क्या हुआ था, ये पेड़ पर चढ़ गए थे इन बच्चों को देखकर। अब वे स्वयं अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। देखिए, जंगल है, जंगल में कुछ पेड़ हैं। कौन कौन से हैं? नीम का है, बांस का है पेड़, और ये किस चीज के पेड़ हैं? शीशम और सेमल। देखिए, जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। अब आगे पढ़ते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खेर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था, क्योंकि वहां पर सूर्य आ ही नहीं सकता था। बहुत एक जगह इकट्ठे हुए वे पेड़ रहते थे। अब देखते हैं एक्टिविटी 12.1। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वन से प्राप्त किया गया होगा। इसमें क्या क्या होती है? प्लाईवुड है, ईंधन की लकड़ी है, बक्से, कागज, माचिस की तिल्लियां और फर्नीचर हो सकते हैं। गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप जड़ी बूटियां भी वनों से ही प्राप्त होती हैं, इन्हीं पेड़ों से। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को कैसे, किससे, देखिए देखिए, शहद है, मोहरी लाख है, लकड़ी की मूर्तियां, सब चीजें किससे बनती हैं? वनों की लकड़ी से लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने के लिए कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों की ऊपर छत की देखिए शिखर हैं इनके, सबसे ऊंचे जो चोटी है ये शिखर है इनके ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह वितान कैनोपी कहलाते हैं, इन्हें बोलते हैं वितान कैनोपी। अब देखते हैं एक्टिविटी 12.2। पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर टेबल 12.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है, आपको पढ़ना है। बबूल से शीशम, नीम, इसमें आपको बताया गया गोंद किससे मिलती है? बबूल से। लकड़ी शीशम की होती है, औषधि नीम से, और चंदन जो होता है तेल। आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 12.2 के लिए। अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने के प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों की सूची जो है वो बनानी है। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाने हैं आपको। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास
की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत साख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। तो प्रोफेसर ने क्या कहा था? नहीं, विभिन्न। देखिए, सभी ये वृक्ष हैं, सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। विभिन्न जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतु के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वसों पर बीज और झाड़ियां चिपक गईं। बच्चों को वृक्ष की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक, देखिए जो पत्तियां हैं, इस टाइप की पत्तियां आप कहीं जाते हैं या आपके घर के आसपास में कोई पेड़ है तो वहां देख पाते होंगे। नीचे जो पत्तियां गिरी हुई रहती हैं वो कैसी हो जाती हैं? पीली पीली हो जाती है, सूखी सूखी। वहां पर कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और छयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। छयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीजों और पत्तियां एकत्र कर लीं। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पत्तियां आवाज करती हैं। यह छयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने क्या छयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? तो प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी है 12.2। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? ये एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं। पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं, तुमने स्वपोषित, परपोषित, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। जिन्हें क्या कर लेते हैं? मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा जाता है और इसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला दर बाई दर चलती रहती है उसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे सबसे पहले क्या होता है? घास होती है, घास को कीट खाता है, कीट के बाद कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खा लेता है। ये होता है एक फूड साइकिल, फूड चेन बोलते हैं जिसको। आगे पढ़ते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करती है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दे तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें छयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीड़ों, चींटी और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या खाते हैं। मशरूम आपने देखी है,
इस टाइप की होती है, छतरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। आपने जहाँ कूड़ा पड़ा हो काफ़ी सारा वहाँ पर देखी होगी, और शहरों में इसकी सब्जी भी बनती है, बिकती हुई देखी होगी आपने रेडी पर। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है और उसकी उपयोगिता क्या है मृदा के लिए? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, जो उसको परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज लिया। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मूल बोलते हैं जड़ों को, जो सजीव पदार्थ होते हैं उनकी जड़ों द्वारा अवशोषित मतलब ग्रहण कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? तो टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों को गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं जो अहमद सर हैं वो क्या समझाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका संतुलन बनाते हैं। तो आगे देखते हैं। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझों ने याद दिलाया कि उसने क्लास 6 में जल चक्र के विषय में क्या किया था, स्टडी की थी। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? अब इसको भी देख लेते हैं। जल चक्र जो है वो किस प्रकार प्रभावित होता। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के ही हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं, जो उस वन में रहते हैं लोग। जो टेरिटरीज होती हैं, अलग अलग जातियाँ होती हैं वो। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। देखिए, ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी। तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है पढ़ लेते हैं हम इसको। देखिए, ये हिरन है। आगे बढ़ते हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी 6 मान ढेरों
ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर पनप रहे थे। आप कैटरपिलर जानते हैं? कैटरपिलर होता है जो लार्वा टिड्डे का लार्वा होता है, उसे बोलते हैं कैटरपिलर। अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का छैमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के, देखिए पीपल का वृक्ष है, छोटा सा पौधा है, मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिज सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर हैं। अब लगभग दोपहर ही हो गया था उनको, बच्चों को, जंगल में घूमते घूमते। बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वनभूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। देखिए ये वर्षा हो रही है, पिक्चर है आपके, आप जूम करके अच्छे से देख, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए फुल शो हो रही है आपको। वर्षा जो है सबसे पहले वो प्लांट्स पर पड़ रही है। समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती हैं, जो पेड़ होते हैं। वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। देखिए इस तरह से। आगे पढ़ते हैं। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भूमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल का सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकता है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीपू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांववासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। हवा भी ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेता है। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे, जो टीबू के दादाजी थे, तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ था।
सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है। वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी खत्म नहीं होगी अगर वृक्षों का कटान ज़्यादा होगा। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणाम को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए ही वन दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तब क्या करते हैं, एक एक वृक्ष सभी लगाते हैं। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि अपने आसपास में जहाँ भी कोई जगह हो तो एक पौधा जरूर लगाएं। यदि वन लुप्त हो गए तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, ये आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अपने अपने अकॉर्डिंग कमेंट में लिख के भेजिएगा। अगर वन फिनिश हो जाएंगे तो क्या होगा। चलिए, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और लाइक डन करिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।